हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा पार्ट 3। यहाँ पर हम लोग लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच से कुछ ऐसे प्रश्न जो आप एग्जाम में छोड़ के आ जाते हैं या फिर गलत कर देते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं देखेंगे कि अपने इस लॉजिकल जो थिंकिंग अप्रोच है या एलिमिनेशन टेक्निक आप कहिए, उसकी सहायता से कैसे हम 20 से 30 क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके पहले 2 पार्ट आ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2, वो जाके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए बिल्कुल देर नहीं करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग सन 2025 यानी कि 2025 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इसके पहले हम कर चुके हैं 2 पार्ट, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, 2025 से लेके 2018 यानी कि बैक में चल रहे हैं, पहले 25 फिर 24 फिर 23 ऐसे करके 2018 तक करेंगे। कुल मिला के 20 वीडियोज इसमें देखने वाले हैं आप, ठीक है। चलिए आइए आज की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि ऑलरेडी 10 क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब आप इन क्वेश्चन को करते हैं ना, तो बहुत सारे बच्चे छोड़ के चले आते हैं या गलत कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको यूपीएससी का जो माइंडसेट है ना, वो एग्जैक्टली वो कैचअप नहीं कर पाते। तो यही चीज मैं यहाँ समझाने वाला हूँ। देखिए सवाल पढ़िए बहुत आराम से। सवाल लिखा है, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारतीय रेलवे ने 2028 तक भविष्य के लिए तैयार रेलवे प्रणाली बनाने हेतु एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार किया है। यानी कि क्या तैयार किया भैया? नेशनल रेल प्लान तैयार किया है, जो कि कब तक स्टार्ट हो जाएगा? ध्यान रखना 2028 तक। अब एग्जैक्टली हमें नहीं पता 2028 है, 27 है, 30 है, क्या है नहीं पता, है ना, होता है। अब जाने दीजिए, अगला स्टेटमेंट पढ़िए, डरना नहीं है, पढ़िए क्या लिखा है। कवच जर्मनी के सहयोग से विकसित किया गया एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है। यानी कि कवच नाम का एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है, जो कि किसके द्वारा? जर्मनी के कोलैबोरेशन से हुआ है। अब ये भी नहीं पता भैया कि हुआ है कि नहीं हुआ है, कि जर्मनी का हाथ है या भारत का है, क्या ही पता। अगला पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है। कवच जो प्रणाली है वो कहीं ना कहीं स्टेशन अनुभाग के ट्रैक पर लगाए गए RFID टैग शामिल होते हैं। यानी कि कवच जो है उसमें RFID टैग फिटेड है, और उसी से क्या होता है कि जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो काम करता है। अब RFID आज नहीं, यूपीएससी 2018 से पूछता आ रहा है, जब से फास्टैग आया। आप सोचिए, यूपीएससी लगातार ये पूछ रहा है, और फास्टैग किसके द्वारा बनाया गया है? भारत के द्वारा। अब अगर कवच प्रणाली फास्टैग भारत के द्वारा बनाई गई है, तो ये जर्मनी तो हो ही नहीं सकता, या जर्मनी है तो ये नहीं हो सकता, दो में से एक ही चीज सही होगी। अब देखते हैं सवाल में पूछा क्या है। पूछा ये है, ऊपर दिए कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि पूछ रहा है गलत कौन सा है, गलत कौन सा। अच्छा ये मान लेते हैं कि चलो भाई RFID सीधी सी बात है, यही सही है। क्यों? क्योंकि फिटेड है, ट्रैक करता है, तो कहीं ना कहीं रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ये काम होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको मान लें कि ये तीसरा सही है, तो पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट, यानी कि गलत कौन सा है। तो भैया तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये सही है ना। और एग्जैक्टली एक बात और मैंने आपको बताई थी कि कहीं पर नंबर वगैरह रहता है, तो अमूमन चांस रहता है, क्या चांस रहता है कि 10 में से 8 बार ये क्या होता है? गलत होता है। 2 बार चांस है, देखो 2 बार चांस है कि वो सही होगा, लेकिन 8 बार गलत होने के चांसेस होते हैं। तो यूपीएससी पूछ भी के लिया है क्या गलत है। आप खुद सोचो ना, कितनी आसानी से आपने इस आंसर को लगा लिया, है ना। बस इतना सोचिए कि RFID भाई सीधी सी बात है वो है, तो इंडियन है, तो जर्मनी तो हो ही नहीं सकता, जर्मनी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आज से नहीं कई बार यूपीएससी क्वेश्चन इस पे पूछ चुका है। तो बस इतना ही ट्रिक था। अब जो एग्जामिनर एग्जाम में देखो ना कितने हिसाब से सेट किया है, कि अगर बच्चा इतना भी दिमाग लगा लेगा तुरंत आंसर कर ले जाएगा, उसके ऊपर का उसको जानने की जरूरत नहीं है। नहीं तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। रेलवे कहाँ पढ़ते हो आप जाके? बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते हो, ठीक है, ध्यान रखना। और कितने क्वेश्चन रेलवे से आते हैं? बहुत कम, एक आध क्वेश्चन कभी दिखाओ। तो ट्रिक को समझिए, तभी जाके मजा आएगा। और पहले क्वेश्चन पढ़िए, और जितना आज तक प्रीवियस ज्ञान है ना, इसके पहले जितना पढ़ा सब उड़ेल दो, तब देखोगे आप रिजल्ट तक आसानी से पहुंच पाओगे। ठीक है, ये एक एलिमिनेशन टेक्निक्स है, ये आपको तीनों पढ़ना है। वहां पर जो भी आपके पास है, इसी को कहा जाता है स्मार्ट गेसिंग, और यही एक तरीका होता है यूपीएससी में प्रीलिम्स को क्रैक करने का। नहीं तो मैं बताऊं, 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को गलत किए होंगे, 90% से ज्यादा।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ पर 3 स्टेटमेंट वाला मैंने आपसे बोला था कि 3 स्टेटमेंट वाले जितने क्वेश्चन आए हैं उनको करने का तरीका हम बहुत इजी से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सवाल क्या लिखा है, क्या लिखा है भैया कि चट्टानों पर, कथन एक है, चट्टानों पर पानी के प्रभाव के संदर्भ में चाक चाक को एक बहुत ही परागम्य चट्टान माना गया है, जबकि चिकनी मिट्टी को काफी हद तक अपरागम्य यानी कि सबसे कम परागम्य चट्टान माना जाता है। तो मैंने आप सबको बोला था कि जब भी स्टेटमेंट 1 पढ़ेंगे इसको हम क्या मानेंगे, 100% करेक्ट। क्या मानेंगे, 100% करेक्ट। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में जो दे रखा है आंसर में, उसमें कहीं पर भी नहीं लिखा होता है कि स्टेटमेंट 1 आपका गलत है। तो इसका मतलब हो गया स्टेटमेंट 1 यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सही है। अब यहाँ पर हमने देखा कि 2 बातें हैं। एक बात तो भैया किसका, चाक का। चाक क्या है, परागमण है, यानी कि वो आसानी से टूट जाता है। लेकिन जो मिट्टी है वो मिट्टी कहीं ना कहीं टूटती आसानी से नहीं है, कम कम टूटती है। जो जो कह सकते हो जो बोला गया है, चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी खिंचती है, टूटती जल्दी नहीं है, लेकिन हाँ कम है, लेकिन टूट तो जाएगी ही, लेकिन चौक से कम है। हाँ भाई ये समझ गया। अब दोनों बातें आगे पढ़िए, क्या लिखा है, चाक छिद्रपूर्ण होते हैं इसीलिए वो पानी सोख सकता है। यानी कि जो चाक है वो कैसा है, ध्यान रखना, पोरस है और वो कहीं ना कहीं पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है। बिल्कुल अगर आप चाक वगैरह डालिए देखिए भीग जाता है तुरंत और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बात तो सही है और ये बात एकदम इसके बारे में सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ परागण की बात, मतलब कि परागम्य की बात कर रहा है, यानी कि वो टूट आसानी से जाता है उसकी बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो बात यहाँ पर साबित भी होती है। अगला क्या लिखा है, चिकनी मिट्टी बिल्कुल भी छिद्रयुक्त नहीं होती है। क्ले इज नॉट ऑल पोरस। अब आप ये देखिए यहाँ पर अभी बोला है कि ऐसा नहीं है, लीस्ट कम है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं ऐसा तो नहीं है। सिंपल सी बात ना, इसका मतलब ये हो गया भाई ये स्टेटमेंट तो गलत लग रहा है, ये तो पॉसिबल हो नहीं रहा। अब आप सोचिए कितने आसानी से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। अगर 2026 में ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे दिखेंगे, और इसके पहले दोनों स्टेटमेंट, दोनों पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन बताए हैं कैसे करना है। अब आप देखिए यानी कि स्टेटमेंट 3 गलत है। अब यहाँ पे जाइए, स्टेटमेंट आप सी पढ़िए, क्या लिखा है, क्या लिखा है देखिए, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 एंड 3 इज करेक्ट। यानी कि 2 और 3 में कोई एक सही है, यानी कि दूसरा वाला, और वही क्या करता है, जो सही है वो एक्सप्लेन करता है स्टेटमेंट 1 को। यानी कि कथन 2 और 3 में केवल एक ही सही है और वह कथन 1 की व्याख्या करता है। इसके पहले मैंने इन पे और इन पे क्वेश्चन बताया था, आज मैं इन पे भी बता दिया, सी वाला भी। कितना इजी है ना। और मैंने आपको बताया था, बस ये ध्यान रखना है क्या ये इसको मैच करता है, क्या ये इसको मैच करता है, नहीं करता है। अगर ये है तो ए होगा, अगर ये इसको करता है या ये इसको करने लगा तब बी हो जाएगा, और कहीं एक गलत हो गया तो सी हो जाएगा, और दोनों गलत हो गए तो डी हो जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, ध्यान रखना, बहुत परेशान नहीं होना है, बस चीजों को फॉलो सही से करना है। तो इस क्वेश्चन को कई बार लगाइए, आप देखिए 2026 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, भरमार रहेगी पेपर में, क्योंकि 2025 में बहुत सारे बच्चों को दिमाग खाया था ये। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय लगता है पढ़ने में, लेकिन इतनी प्रैक्टिस आपकी हो जाए कि अब समय ना लगे। ठीक है, और बेसिक सा आप जाके तीनों सेशन देख लोगे, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, इसको मिला के जो पहले के 2 हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन। फिर देखिए यहाँ पे क्या टेक्निक लग सकती है, बहुत इजी सवाल है लेकिन बहुत लोगों ने गलत किया। ठीक है, आइए बात करते हैं, क्या लिखा है, डायरेक्ट एयर कैप्चर, है ना, एक नई टेक्नोलॉजी है के बारे में कौन से बयानों में कौन सा कथन सही है ये पूछा है। ठीक है, सही जवाब हमें चुनना है। ठीक है, सवाल क्या लिखा है, क्या नाम है इसका, डायरेक्ट एयर कैप्चर। ठीक है, एक नई टेक्नोलॉजी है डायरेक्ट एयर कैप्चर की। इसमें बोला गया है कि इसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इट कैन, क्या लिखा है, इट कैन बी यूटिलाइज एज मेथड ऑफ कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा क्या लिखा है, यह प्लास्टिक प्रोडक्शन और फूड प्रोसेसिंग के लिए एक उपयोगी तरीका हो सकता है। यानी कि इट could be as a useful method for production and a food processing, it could be, है ना, यहाँ पे ध्यान रखना could। यूपीएससी ने यहाँ लिखा है it can be, क्या लिखा है, it can be, ट्रांसलेशन में ऐसा हो गया। ठीक, चलिए आगे क्या लिखा है, एविएशन सेक्टर में यह हाइड्रोजन के साथ मिलकर
सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल बनाने के लिए कार्बन सोर्स के तौर पर काम कर सकता है। यानी कि इन द एविएशन सेक्टर इट कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ कार्बन प्रोड्यूस सिंथेटिक लो कार्बन फ्यूल व्हेन कंबाइंड विद द हाइड्रोजन। सर समझाना क्या चाहते हो? एग्जैक्टली जब कहीं पर भी कैन के साथ बी लग जाए, बी ध्यान रखना, जैसे यहां भी कुड सर्व यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है, इट कैन एक्ट फ्यूचर की बात कर रहा है। जब कैन के साथ बी लग जाए और फ्यूचर की बात करे, स्टेटमेंट में भविष्य की बात करे, तो वो स्टेटमेंट क्या होता है? जनरली करेक्ट होता है। करेक्ट होता है, ध्यान रखना, वो 100% ये मान के चलिए करेक्ट होता है, सही होता है, उसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं है। अगर आप देखेंगे ऐसे मान लेते हैं एग्जाम में आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिख गए, तो ये मान के चल रहा है लगभग लगभग क्वेश्चन आपके सही होते हैं, गलत होने के चांसेस ना के बराबर। ठीक है, अगर कैन के साथ नो या कुछ और लग गया है तब दिक्कत आती है, नहीं तो लगभग लगभग स्टेटमेंट सही होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसीलिए भैया तीनों स्टेटमेंट सही है। तो ये एक शानदार ट्रिक है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसी पे 2024 में खूब सारे क्वेश्चन देखेंगे, 2023 में भी देखेंगे, 22 में भी देखेंगे। हर साल ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसमें सीधा सीधा बोल देता है कैन बी, कुड बी या कैन इट। सही है, स्टेटमेंट ही सही है। तो अब आप खुद सोचो ना, आप एग्जाम में जब आप जा रहे हो ऐसे स्टेटमेंट आप देख रहे हो, तो आपको नहीं पता भाई, क्या पता है डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में हो सकता है आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसके बाद भी क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। यही एक तरीका है प्रीलिम्स को निकालने का, ध्यान रखिएगा, है ना। आपको चीजें अलग से सोचनी पड़ेगी, आपको वो क्वेश्चन भी सही करने की कोशिश करना पड़ेगा जो आता है, क्योंकि कोई भी एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम में जाता है तो वो 25-30 क्वेश्चन से ज्यादा उसको नहीं आते। अब आप खुद सोचो ना, उसके बाद तो यही चलता है, इसी पे ही एग्जाम में निकलता है, ध्यान रखिएगा। और जितना बता रहा हूं, आप खुद इस चीज को एग्जाम में फील करेंगे कि नहीं भाई सच में काम करता है। तो क्या हो गया आंसर हमारा 1 2 3, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये है, यहां पर भी 3 स्टेटमेंट वाला है। ठीक है, आइए यहां पर भी समझते हैं कि ये क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। सवाल क्या लिखा है? अब लिखा है सक्रियत कार्बन यानी कि एक्टिवेटेड कार्बन अपशिष्ट जल धाराओं धाराओं के से प्रदूषकों को हटाने की विभिन्न उद्योगों से संदूषकों के उपचार करने के लिए एक अच्छा आकर्षक साधन है। यानी कि जो एक्टिवेटेड कार्बन है इज अ गुड एंड अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम एंड टू रेमेडिएट कंटेनमेंट फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्रीज। इसका मतलब है 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट 1 क्या होता है? 100% सही होता है। इसका मतलब हुआ जो एक्टिवेटेड कार्बन है वो क्या करता है, कहीं ना कहीं जो प्रदूषण है उसको खत्म करता है। क्या बात है सर, बिल्कुल सही बात है ना। तो यानी कि ये बात तो हमें पता चल गई। अब आइए दोनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि अब इसमें क्या ये इसको फॉलो अप करते हैं कि नहीं करते हैं, बस यही जानना है, क्या कोई गलत है कि नहीं गलत है। अब आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। यानी कि जो सक्रिय एक्टिवेट कार्बन है, एक्टिवेट कार्बन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत अधिक होता है, इसमें भारी धातुओं का अवशोषित करने की प्रबल क्षमता होती है। अब देखो भाई क्या है, यानी कि इसका एक लार्ज सरफेस एरिया है, स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल होता है कि वो हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कर ले। और जब हैवी मेटल्स की बात कर रहा है इसका मतलब लग नहीं रहा कि कहीं ना कहीं ये टूल है जिससे कहीं ना कहीं जो पॉल्यूटेंट है उनको वो खत्म कर पाता है, सफाई कर पाता है। हाँ लग रहा है कि सर ये फॉलो अप करेगा, ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, सक्रिय कार्बन को उच्च कार्बन मात्रा वाले पर्यावरणीय अपशिष्टों से आसानी से संश्लेषित किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई एक्टिवेटेड कार्बन है वो उसको सिंथेसाइज करके जो इन्वायरमेंटल वेस्ट है उसको भी क्या कर सकता है, हटा सकता है। यानी कि ये बात भी इसको क्या कर रही है, सही साबित कर रही है, ये बात भी इसको सही साबित कर रही है कि नहीं। यानी कि देखो अब यहीं पर समझने वाली बात है वो ये है कि जैसे मैंने इसमें कहा कि यहाँ बात किसकी कही गई है, यहाँ बात कही गई है कि भैया जो पॉल्यूटेंट है वो रिमूव करने की बात कही गई है, कही गई है ना। और किसके द्वारा, एक्टिवेट कार्बन। और यही दोनों बातें यहाँ भी कही गई है कि ये कैसे कर रहा है, यानी कि ये इसी बात को प्रूफ कर रहा है, कर रहा है ना, बिल्कुल कर रहा है। तो बस इतना ही समझना है, उसके बाद ना स्टेटमेंट में क्या लिखा आपको मतलब ही नहीं है, बस हाँ प्रूफ कर पा रहा है कि नहीं।
अगर बात जम रही है तो ठीक है, जैसा मैंने शुरू में आपको बताया कि पढ़ के ही पता चल जाएगा। जैसे इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा था, ये सपोर्ट ही नहीं कर रहा, सपोर्ट ही नहीं कर रहा ना, तो कट गया। लेकिन यहाँ देखो दोनों बातें सपोर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया कि बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट एंड बोथ एक्सप्लेन द स्टेटमेंट 1। है कि दोनों क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट 1 को क्या करना है भैया, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगला क्वेश्चन धमाकेदार है, विश्वास करो वहां की ट्रिक ना आपके बहुत सारे क्वेश्चन सही कराएगी। आइए देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 2025 का ये सवाल है 15वां, यानी कि अभी तक हम 15 क्वेश्चन पर टिक लगा चुके हैं। वो क्वेश्चन जो आप सीधा गलत करके आ सकते थे और करके भी आए होंगे कहीं ना कहीं, तो कहीं ना कहीं 15 क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का एक सवाल, 30 नंबर तो आपको बन गए ना एक्स्ट्रा, अगर आपको ये बातें पहले पता होती तो। अब आइए देखते हैं सवाल क्या लिखा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 0.5 टी CO2 प्रति व्यक्ति से कम है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, ईंधन के दहन के होने वाले CO2 उत्सर्जन के मामले में भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र में दूसरे स्थान पे है, ठीक है। भारत में CO2 उत्सर्जन का सबसे बड़े स्रोत बिजली और ताप उत्पादक हैं, यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम CO2 एमिशन को देखें तो जो हम कोयले से बिजली बनाते हैं वो, और जो हीट यानी कि जो हम जलाते हैं, है ना, घरों में जो चूल्हा वगैरह जलता है, उससे सबसे ज्यादा CO2 एमिशन इंडिया में होता है, ठीक है सर। इसको निकाल करिए कैसे, कुछ पता ही नहीं है मुझे कि एशिया पैसिफिक में कहीं ना कहीं हम नंबर 1 पे नंबर 2 पे आते हैं। देखो एशिया में सीधी सी बात है, चाइना एक पे आएगा, दूसरे पे हम रहेंगे, बड़े देश है ना इस वजह से तो एग्जैक्टली कैसे निकालेंगे, देखो अब देखो जो मैंने आपको शुरू में बताया था, पहले वाला सेशन याद कीजिए, मैंने बताया था कहीं पे अतरंगा वर्ड लिखा हो, अतरंगा नंबर लिखा हो, तो वो क्या होता है गलत। जैसे उसमें हमने देखा था हॉकी वाला क्या था, 70 77 है ना, 37 34 ऐसे लिखा था ना, लिखा था कि नहीं, ऐसा कुछ लिखा था। तो मैंने कहा था ये अतरंगी टाइप का है, ये कैसे होता है, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट हमेशा गलत बनाती है। और यहाँ पर भी देखो क्या लिखा है 0.5 टन, है ना, ये भी क्या है, कहीं ना कहीं नंबरिंग है जो अतरंगी है। ऐसे स्टेटमेंट यूपीएससी पता नहीं क्या है कि ये हर बार गलत ही बनाते हैं, हर बार गलत बनाते हैं। तो ये बताओ गलत बनाते हैं तो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है ना, एक आध बार हो सकता है सही हो गया हो, नहीं तो लगभग लगभग बार में ये गलत हो जाता है। और जब ये गलत हो जाता है तो विश्वास कीजिए ये गलत ही है। और जब ये गलत है तो जहां वन है उसको हटा दीजिए, यहाँ वन है यहाँ वन हट गया, ये दोनों बातें सही है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन सही कर देंगे, सॉरी सी ऑप्शन सही कर देंगे। ऑप्शन एलिमिनेशन करने में मदद मिली ना, तब तो बस ये सीखिए कि कहीं पर ये नंबर जैसे 0.5 टी लिखा है, तो इसी तरह ऐसे बहुत सारी यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है जहां पे ऐसे नंबर है 2026 में भी मिलेंगे। लेकिन वहां पर ना ये मत सोचना यार गलत हो जाएगा, गट्स चाहिए करने का, जब करके आओगे तब आंसर सही होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये रहे 5 ऐसे क्वेश्चन आज के जो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ सिखाए होंगे। अब एक काम करना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 तीनों उठाना, पूरे पूरे 15 क्वेश्चन बाकायदे देखना। उसमें देखना जो मैं चीजें बता रहा हूँ आप खुद देखेंगे, एग्जाम में 15 नहीं तो 10 क्वेश्चन तुम्हारे जो नहीं हो रहे हैं वो आसानी से हो जाएंगे, तब भी 20 नंबर एक्स्ट्रा आ गए ना। और 20 नंबर एक्स्ट्रा आने का मतलब क्या होता है, कट ऑफ पार कर जाना, ठीक है, ध्यान रखना। और उसके बाद जो मैंने आपसे बताया कि 100% एक फ्री बैच आप सभी के लिए ला रहे हैं, जिसमें हम लोग जीएस पेपर 1 2 3 4 और ऐसे पूरा अच्छे से करेंगे। मेंस रैंक बूस्टर, एग्जैक्टली जो मेंस है उसमें जो क्रिएटिविटी है वो बच्चा कर नहीं पा रहा, उसी क्रिएटिविटी को करने के लिए ये बैच में लेकर आ रहा हूं आप सभी के लिए, 8 जून शाम 8 बजे, ध्यान रखना। और ये बैच आपके मेंस को एकदम अलग लेवल पे बनाएगी, ध्यान रखना, जिसमें सब कुछ है जीएस पेपर 1 2 3 4 से। तो इसको अच्छे से करिए। और कहीं ना कहीं इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का। अच्छा, उसको ज्वाइन करने से क्या होगा, जब 24 तारीख को एग्जाम खत्म हो जाएगा तो 25 से एनरोलमेंट शुरू हो जाएंगे, तो आप अपना एनरोलमेंट वहां पे करा पाएंगे आसानी से। इसीलिए व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए और हमारे साथ शुरू हो जाइए। ध्यान रखना 8 जून को शाम 8 बजे से हम लोग शुरू करेंगे। 150 दिन मेरे साथ जम के मेहनत कर लीजिए मेंस पे, आप देखेंगे आपका मेंस एकदम बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। जिनका प्रीलिम्स होगा उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, जिनका नहीं होगा देखा जाएगा क्या कर सकते हो, लेकिन ये बैच आपके लिए हमेशा बेस्ट साबित होने वाली है, क्योंकि यहाँ से आप
कहीं न कहीं एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर पाएँगे जहाँ आप समझ पाएँगे कि राइट स्ट्रेटजी क्या है, बेटर आंसर्स कैसे हो सकते हैं और हाई रैंक कैसे बना सकते हैं और कैसे हम मिनिमम कंटेंट से मैक्सिमम इम्पैक्ट दे सकते हैं, यानी कम चीज़ें पढ़ के अच्छा कर सकते हैं। ठीक है? तो आइए जॉइन कीजिए, विश्वास कीजिए बहुत मज़ा आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जॉइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और सेशन कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना यार, मेहनत हो रही है तो उसका कुछ तो आप साथ में रहेंगे तभी मज़ा आएगा। ठीक है? जय हिंद।